बात भारत के गुलामी के दौर की है। तारीख थी 22 दिसंबर 1912। बंगाल का एक युवा जिसका नाम रास बिहारी बोस था, कोलकाता से चलकर देहरादून पहुंचा। हालांकि एक दिन पहले उसका साथी बसंत बिस्वास लाहौर से दिल्ली पहुंच चुका था। वायसरॉय पर बम फेंकने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। 23 दिसंबर को दिल्ली में वायसरॉय की सवारी धूमधाम से निकली। देश के अनेक राजे महाराजे इस मौके पर मौजूद थे। सड़कों पर अपार जनसमूह दर्शकों के रूप में मौजूद था। जब जुलूस चांदनी चौक में मौजूद घंटाघर से थोड़ी ही दूर बढ़ा तो अचानक बम विस्फोट हो गया। बम के हमले से वायसरॉय का महावत मारा गया, लेकिन वायसरॉय घायल होकर बेहोश हो गए। बम विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी। बसंत बिस्वास का निशाना कुछ चूक गया था। बसंत बिस्वास ने बम को सिगरेट की डिब्बी में छिपाया था और वह महिलाओं के वेश में एक दर्शक बनकर पंजाब नेशनल बैंक की इमारत की छत पर महिलाओं के बीच ही मौजूद थे और नीचे रास बिहारी बोस एक सेठ के रूप में जुलूस का नज़ारा देख रहे थे। जब बम विस्फोट के बाद महिला वेशधारी बसंत बिस्वास नीचे उतरे तो सेठ बने रास बिहारी बोस उनके साथ पतली गली से निकल गए। हालांकि इस बम कांड में रास बिहारी बोस का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन वायसरॉय पर बम फेंकने की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इससे देश में तहलका मच गया। इस घटना के लगभग 18 साल बाद 30 अगस्त 1928 को रास बिहारी बोस ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की। रास बिहारी बोस की ज़िंदगी इस बम हमले के बाद कैसे बदल गई, आज जानेंगे झरोखा के इस खास एपिसोड में। 1928 में बनाई गई इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास आयंकर थे। स्वतंत्र भारत लीग की स्थापना 30 अगस्त 1928 को की गई थी। इस लीग ने अपना अंतिम मकसद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तय किया था। अब बात करते हैं रास बिहारी बोस की। रास बिहारी का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। 1889 में उनकी मां चल बसी। यह वो वक्त था जब रास बिहारी 4 साल के थे। रास बिहारी को इसके बाद उनकी मौसी ने पाला। चंद्रनगर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। तब चंद्रनगर फ्रेंच शासन के तहत था और रास बिहारी पर ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों संस्कृतियों का प्रभाव था। 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उन पर गहरा असर किया था। उनके दिलो दिमाग पर क्रांतिकारी विचार ही मंडराते रहते थे। समय के साथ उन्होंने दूसरी क्रांतिकारी किताबें भी पढ़ी। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण भी पढ़े। चंद्रनगर में उनके शिक्षक चारूचंद कट्टरपंथी विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने रास बिहारी को क्रांति की राह पर आगे बढ़ाया था। रास बिहारी को कॉलेज पूरा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके चाचा ने उन्हें फोर्ट विलियम में नौकरी दिलवा दी थी। वहां से वह अपने पिता की इच्छा पर शिमला के सरकारी प्रेस में शिफ्ट हो गए। वे अंग्रेज़ी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर चुके थे। कुछ समय बाद वे कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट में चले गए, लेकिन रास बिहारी इन नौकरियों से खुश नहीं थे। रास बिहारी बोस एक सहयोगी की सलाह पर प्रबंधनाथ टैगोर के घर में एक गार्जियन ट्यूटर के तौर पर देहरादून गए। उन्हें देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क का पद मिला, जहां कठिन परिश्रम से वह हेड क्लर्क बन गए। 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद के घटनाक्रम रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी रास्ते की वजह बन गए। रास बिहारी ने तय किया कि क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना सरकार नहीं झुकेगी। उन्होंने मशहूर क्रांतिकारी नेता जतिन बनर्जी के मार्गदर्शन में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया। रास बिहारी बोस का नाम अचानक तब चर्चा में आया जब 23 दिसंबर 1912 को उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। हार्डिंग तब भारत का वायसरॉय था। चंद्रनगर के एक सम्मेलन में रास बिहारी के एक साहसी दोस्त शीर्ष घोष ने हार्डिंग पर हमले का सुझाव दिया था, लेकिन कुछ उपस्थित लोगों ने सोचा कि यह सही नहीं है। रास बिहारी बोस विचार कर रहे थे और केवल इतना ही बोल रहे थे कि वे तैयार और दृढ़ थे, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी कि उन्हें शक्तिशाली बम दिए जाएं और उनका साथी एक ऐसा शख्स हो जिसकी छवि एक क्रांतिकारी के तौर पर बनकर उभरी न हो।
फिर क्या था, मुहिम को अंजाम देने की कोशिश शुरू हो गई। 1911 की दिवाली में दोनों साथियों ने इस हमले का रिहर्सल किया। दिवाली के दिन पटाखों के शोर में उनके बम धमाके भी कोई पहचान न सका। बम रास बिहारी की उम्मीद पर खरा उतरा, लेकिन अब उन्हें 1 साल का इंतजार करना था। चंद्रनगर से जो 16 साल का नया लड़का रास बिहारी का साथ देने आया था, उसका नाम बसंत बिस्वास था। वह आसानी से एक लड़की का रूप धर सकता था और चांदनी चौक की भीड़ भाड़ में पहचान में भी नहीं आता। हमले के दिन से 1 दिन पहले रास बिहारी बोस ने इस नए लड़के को अपनी प्रेमिका बनाकर चांदनी चौक घुमाया था। मंशा यही थी कि चांदनी चौक का चप्पा चप्पा पहचान लिया जाए। वह 23 दिसंबर 1912 का दिन था। वायसरॉय हाथी की पीठ पर सवार थे। महिलाओं को जुलूस के आने का बेसब्री से इंतज़ार था। बसंत लड़की के वेश में उन्हीं के बीच मौजूद था। वह पंजाब नेशनल बैंक के पास चांदनी चौक का घंटा घर था। बम तभी फेंका जाना था जब हाथी बिल्कुल सामने हो। रास बिहारी पास ही खड़े थे और अवध बिहारी इसके ठीक सामने। हालांकि बसंत ने जो बम फेंका वो वायसरॉय को न लगकर महावत को लग गया। हमले के तुरंत बाद बसंत ने एक बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। वह सुंदर लड़की से अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। नीचे आकर दोनों भीड़ में मिल गए। वायसरॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें फेमस डॉक्टर AC सेन के पास ले जाया गया। अवध बिहारी और बिस्वास को बाद में इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने दोनों को फांसी दे दी। हालांकि रास बिहारी कभी पकड़े नहीं जा सके। रास बिहारी बोस रात की ट्रेन से देहरादून लौट आए और अगले दिन दफ्तर में ऐसे पहुंचे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके अलावा उन्होंने वायसरॉय पर हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। आखिर कौन कल्पना कर सकता है कि यह वही शख्स था जो इन सब का मास्टरमाइंड था। हालांकि हार्डिंग मौत से बच गए, लेकिन रास बिहारी की कोशिश जारी रही। ऑल इंडिया रिवॉल्यूशन का ध्यान देश के कैंटोनमेंट पर था। 1914 तक अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से कई विस्फोटक पदार्थ भारत मंगाए गए। गदर मूवमेंट की तैयारी तेज हो चुकी थी। इसके 4000 क्रांतिकारी पहले से भारत में थे। अब कमी थी तो बस एक नेता की। सबकी नजरें गई रास बिहारी बोस पर। गदर पार्टी के नेता पहले विश्व युद्ध के दौरान एक संगठित विद्रोह करना चाहते थे। तब ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की बहुत ज़रूरत थी। इस मकसद से नेताओं ने समस्त भारतीय मूल के हिंदुस्तानियों को वतन लौटने के लिए प्रेरित किया। इस तरह जापान में मौजूद गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना ने भारत आने का फैसला लिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी योजना को तैयार किया था। ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों से मदद पाने के लिए गदर पार्टी ने बरकतुल्लाह को काबुल भेजा। कपूर सिंह मोही चीनी क्रांतिकारियों से सहायता प्राप्त करने के लिए यन यात सेन से मिले। सोहन सिंह भाकना भी टोक्यो में जर्मन काउंसलर से मिले थे। तेजा सिंह स्वतंत्र ने तुर्किश मिलिट्री एकेडमी में जाने का फैसला कर लिया था ताकि ट्रेनिंग ली जा सके। गदर पार्टी के नेता समंदर के रास्ते भारत आना चाहते थे। कामागाटामारू, SS कोरिया, तोशामारू और नैमसंग नाम के जहाज़ों पर हज़ारों गदर नेता चढ़कर भारत की ओर आने लगे, लेकिन यह सूचना ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच गई। उन्होंने जंग की घोषणा करने वाले पोस्टरों को गंभीरता से लिया। सितंबर 1914 को सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे भारत में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेंगे, चाहे वह भारतीय मूल का क्यों न हो। कामागाटामारू के यात्री इस अध्यादेश के पहले शिकार बने। सोहन सिंह भाकना और दूसरे लोगों को नैमसंग जहाज़ से उतरते समय गिरफ्तार कर लिया गया और लुधियाना ले जाया गया। गदर पार्टी के वे सदस्य जो तोशामारू जहाज से आए थे वे भी पकड़े गए। उन्हें मिंटगुमरी और मुल्तान की जेलों में भेज दिया गया। दूसरे गदर आंदोलनकारी जो कि ज़्यादातर सिख मजदूर और सैनिक थे, अपनी लड़ाई उन्होंने पंजाब से शुरू की। भारत में गदर के जवानों ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, हाफिज अब्दुल्ला आदि क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अमृतसर को कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसे गदर पार्टी ने बाद में लाहौर में शिफ्ट कर दिया। 12 फरवरी 1915 को
गदर पार्टी ने फैसला लिया कि विद्रोह और क्रांति का दिन 21 फरवरी 1915 होगा। विद्रोह लाहौर की मियाँमीर छावनी और फिरोजपुर छावनी से शुरू करने का फैसला लिया गया। मियाँमीर उस समय अंग्रेज़ों की 9 डिवीज़न में से एक डिवीज़न का केंद्र था और पंजाब की सभी छावनियाँ इसी के तहत थी। फिरोजपुर की छावनी में इतना हथियार व गोला बारूद था जिसके इस्तेमाल से अंग्रेज सेना को पराजित किया जा सकता था। उस समय तक गोरी सेना यूरोप भेजी जा चुकी थी और छावनियों में ज़्यादातर भारतीय मूल के सिपाही और अफसर ही मौजूद थे। पूरी रणनीति को मियाँमीर, फिरोजपुर, मेरठ, लाहौर और दिल्ली की फौजी छावनियों में लागू किया गया था। कोहाट, बन्नू और दीनापुर में भी विद्रोह उसी दिन होना था। इसे ही गदर विद्रोह कहा जाता है। करतार सिंह सराबा को फिरोजपुर को नियंत्रण में लेना था। पिंगले को मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ना था। डॉक्टर मथुरा सिंह को फ्रंटियर के क्षेत्रों में जाना था। निधान सिंह चुग, गुरमुख सिंह और हरनाम सिंह को झेलम, रावलपिंडी और होती मर्दान जाना था। भाई परमानंद जी को पेशावर का काम दिया गया था। दुर्भाग्य से ब्रिटिश हुकूमत को अपने एजेंटों के जरिए क्रांति की खबर लग गई और ब्रिटिश प्रशासन ने तेज़ी दिखाते हुए बारूद के गोदामों पर कब्जा कर लिया। गदर पार्टी के बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लाहौर में कैद कर लिया गया। 82 गदर नेताओं के ऊपर मुकदमा चला जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया। 17 गदर सदस्यों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद रास बिहारी बोस ने 12 मई 1915 को कलकत्ता छोड़ दिया। वे रविंद्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्तेदार राजा पीएनटी बनकर जापान गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को इसकी जानकारी थी। रास बिहारी 22 मई 1915 को सिंगापुर और जून में टोक्यो पहुंचे। जापान में उन्होंने 17 बार अपनी जगह बदली। जापान में उन्होंने सोमा परिवार की बेटी तोशिको से शादी की। दंपति के 2 बच्चे हुए, एक लड़का मसाहिद और लड़की टेटको। तोशिको का मार्च 1928 में 28 साल की उम्र में निधन हो गया। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने का फैसला किया गया। कुछ दिनों के बाद सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ। मलाया और बर्मा में जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों को भारतीय स्वतंत्रता लीग और इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ रास बिहारी की कोशिशों से ही 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई। इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। 21 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले रास बिहारी बोस की टोक्यो में मृत्यु हो गई। जापानी सरकार ने उन्हें एक विदेशी को दी गई सर्वोच्च उपाधि द सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, लेकिन जापान के सम्राट ने उनके निधन पर जो सम्मान दिया वह और भी मार्मिक है। इंपीरियल कोच को भारतीय दिग्गज क्रांतिकारी के शव को ले जाने के लिए भेजा गया था। इन सब के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के 70 साल बाद साल 2013 में इसी क्रांतिकारी की अस्थियां जापान से भारत लाई गई। उस वक्त न भारत सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई, न ही नेशनल मीडिया में किसी ने इस खबर को तवज्जो दी। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर के मेयर जब जापान से उनकी अस्थियां लेकर भारत पहुंचे तो इसकी खबर न तो राज्य के सीएम और न ही देश के पीएम को थी। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं को भी जान लेते हैं। 1659 दारा शिकोह को औरंगजेब के आदेश के बाद कत्ल किया गया। 1806 न्यूयॉर्क के दूसरे डेली न्यूज़पेपर डेली एडवर्टाइजर को आखिरी बार प्रकाशित किया गया। 1903 हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ। 1559 अकबर के बेटे और मुगल वंश के शासक जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।